नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज फिर हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब तक बॉन्ड के सभी आंकड़ों के जारी नहीं किए जाने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रवैये पर निराशा जताई है और एसबीआई को आंकड़ों के संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं और आज का पहला सवाल है, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से क्या नए निर्देश मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर आपत्ति जताई है कि एसबीआई केवल मांगी गई ही जानकारी दे रही है। कोर्ट ने एसबीआई को 3 दिनों में पूरी जानकारी देने के साथ साथ कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। One second. I am a citizen of this country. 1 second. Don't shout at me. Respectfully submitting it. Sorry, appearance of big client will not tolerate this. You have to follow the rules in my court. इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम आदेश। चुनावी बॉन्ड के खास अंकों का होगा खुलासा। अल्फ न्यूमेरिक कोड से हर राज होगा फाश। आदेश के बाद हटेगा चुनावी चंदे पर से पर्दा। चुनाव से पहले खुलेगा सियासी दलों का राज। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है उससे चुनावी चंदे के इर्द गिर्द लिपटे रहस्य का पूरा आवरण निकल जाएगा। आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है और उसके लिए डेडलाइन निर्धारित की गई 21 मार्च 2024 की शाम 5 बजे तक, यानी 3 दिनों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियों को चुनाव आयोग को सौंपना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर अभी जितने कंफ्यूजन था वो सारी चीजें दूर कर दी हैं। एक विस्तृत सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक से साफ कहा है कि वो अपनी सारी जानकारियां न्यूमेरिकल नंबर सहित सारी जानकारियां जो अब तक नहीं दी गई हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ साझा करे और 21 मार्च 2024 की शाम 5 बजे तक सारी जानकारियां दी जानी चाहिए। इससे पहले आज मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की खंडपीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि जो जानकारी उन्होंने मांगी थी उसमें बॉन्ड के खास नंबर्स भी शामिल थे। ऐसे में एसबीआई जानकारियों का खुलासा करने में सिलेक्टिव न रहे और सभी जानकारियों का खुलासा करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के बावजूद भी जिस तरीके से एसबीआई बैंक जो कभी एप्लीकेशन एक्सटेंशन की लगाता है और कभी आधी अधूरी जानकारी देता है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें किसी ने एप्लीकेशन मूव नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि आपको 21 तक आपको एफिडेविट सबमिट करना है। कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक अदालत में हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें लिखा हो कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई जानकारी नहीं छिपाई है। उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दे। बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी की जानकारी देने का निर्देश दिया था, लेकिन एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी दी थी। डेटा में इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। अदालत में आज एसबीआई ने अपने इस फैसले के पीछे सफाई दी। उन्होंने फिर स्टेट बैंक को सुना और स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने वो चिलमन हटा दी है जिसमें कि दानदाताओं को और बॉन्ड खरीदने वालों को लग रहा था कि
इससे पहले का अब तक जो हमने बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को दिए हैं उसका किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो चिलमन हटने के बाद तो ये सही हो गया है कि खूब चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो जो लोग अब साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं थे, अब वो चिलमन हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बही खाते में दर्ज चुनावी चंदे का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक हो जाएगा और साथ में रहस्य के आवरण में लिपटा ये सवाल कि किसने किसको कब कितना चंदा दिया, इसका भी पूरा खुलासा हो जाएगा। संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना में देश की बड़ी इंडस्ट्री बॉडीज भी इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में पक्षकार बनकर पहुंच गई, लेकिन 5 जजों की खंडपीठ ने उनको सुनने से सीधा इनकार कर दिया। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। एसोचैम और फिक्की को कोर्ट ने सुनने से क्यों इनकार किया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी संजय शर्मा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद बिक्री के मामले में कॉरपोरेट घरानों के हितों का ध्यान रखने और गोपनीयता बरतने की दलील लेकर फिक्की और एसोचैम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ये उस फैसले के बाद था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में पूरा खुलासा होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। जनता को ये जानने का हक है कि कौन से लोग किन पार्टियों को कितने रुपए चंदा देते हैं और उनसे उनको फायदा कितना मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को, फिक्की और एसोचैम की दलीलों को सिरे से सुनने से नकार दिया। उन्होंने कहा कि आप इस मामले में पहले से पक्षकार यानी पार्टी नहीं है, लिहाजा फिलहाल हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमें जो कानून के हिसाब से न्याय संगत, तर्क संगत और लोक संगत लग रहा है, हमने वो फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आज के स्पष्ट आदेश के बाद अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। अब 3 दिनों के अंदर एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी भी चुनाव आयोग के पास शेयर करनी होगी। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से के मायने क्या है। इस मामले पर हमें संवाददाता संजय शर्मा ने बात की याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील वरुण ठाकुर से। कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन भी कहा था कि कंप्लीट डाटा, फिर उसके बाद में भी कहा कि कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट डाटा, और आज भी यही कहा है कि कंप्लीट डाटा। इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की पूरे मामले में हमारे दर्शकों को एक चीज और समझाइए कि कोर्ट को सुओ मोटो करने की क्या जरूरत है। सुओ मोटो इसलिए करने की जरूरत पड़ी कि जिस तरीके से आधी अधूरी चीजें छुपाई जा रही थी, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से ये मैटर आया था। ये लोगों के फंडामेंटल राइट क्रश कर रहा था, राइट टू नो का, और ये कोई किसी के प्राइवेट वो नहीं है। जिस तरीके से आज बैंक ने अटैक किया पीआईएल पिटिशनर्स पे, अटैक किया कि ये पीआईएल इंडस्ट्रीज बन गई है, बल्कि उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए। ये जो कार्य किया गया है, लोग अपने पैसे का, धन का उपयोग, धन लगा के यहाँ पे आते हैं कि लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सके, इसके लिए लोग जद्दोजहद करते हैं। कितने लोग आ सकते हैं, ये सोचना चाहिए। वैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरे देश में ही हंगामा मचा हुआ है, लेकिन बिहार में बॉन्ड को लेकर अलग ही बवाल है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़े आंकड़े को लेकर दावा ये किया है कि उसको 10 करोड़ दान देने वाले की कोई जानकारी नहीं है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल ये है कि बॉन्ड पर बिहार में क्यों हो रहा है हंगामा। इस पर जानकारी सामने आने के बाद जेडीयू और आरजेडी ने एक दूसरे के खिलाफ तीखे आरोप लगाए हैं। चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासी दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। किसने किस राजनीतिक दल को कब और कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया, इस बात का खुलासा अगले 3 दिनों में हो जाएगा। लेकिन उस खुलासे से पहले सियासी दल जो खुलासा कर रहे हैं वो अपने आप में ही चौंकाने वाला है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जानकारी दी है कि उसके इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिला है उसकी पूरी जानकारी उसके पास नहीं है। जेडीयू ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 2019 में जेडीयू के पटना दफ्तर में एक व्यक्ति कोई लिफाफा छोड़कर गया था। जब उसे खोला गया तो उसमें 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड थे, जिसे कुछ दिनों में भुना लिया गया। लेकिन उसको देने वाला कौन था, इसका पता उन्हें नहीं है और इस बात का उन्होंने पता लगाने की कोई कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उस समय कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। विपक्षी दल आरजेडी अब इस खुलासे के बाद जेडीयू पर निशाना साध रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा जो दिया है जेडीयू ने, उसमें दिया गया है कि 10 करोड़ रुपया किसी ने लिफाफे में आकर के उनको दे दिया। अब ये सवाल तो उठेंगे और इस तरह से अगर कोई देने लगे, अब तो 2019 में जेडीयू बीजेपी के साथ थी, तो बीजेपी तो अपने भ्रष्टाचार की है और इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है।
चुनाव आयोग को सौंपी गई जानकारी के मुताबिक जेडीयू को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 24 करोड़ रुपए चंदा मिला। जेडीयू का कहना है कि उन्होंने चुनावी चंदे से जुड़ी सभी जानकारी सही सार्वजनिक कर दी है, लेकिन आरजेडी ने जो आंकड़े सौंपे हैं और स्टेट बैंक के जो आंकड़े हैं उनमें अंतर है। आरजेडी ने एडीआर को जो डेटा दिया था 2019-20 में मात्र 2 करोड़ का 50 लाख का, और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख है। तो किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? अरे जब 4000 करोड़ का एसबीआई डेटा देगा और एडीआर को हमने डेटा दे दिया है, उसी डेटा में जेडीयू का हिसाब मिल जाएगा। लेकिन जरा इसका कृपा करके हिसाब बता दीजिए। इधर बीजेपी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने जो भी चंदा लिया है उसका पूरा हिसाब है और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी भी दी है। ये चेक से लिया हुआ पैसा है, बॉन्ड के दिया हुआ पैसा है, ये हमारे डेटा शीट में है। सवाल तो ये उठता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले चुनाव फाइनेंसिंग कैसे होती है? जरा बताए कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमके, जितनी पार्टियां हैं ये परिवारवादी, कितना पैसा आता था, कितना आता था पार्टी में, कितना जेब में, ये बताएं ना। काला धन का खेल रोकने के लिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे। इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश हो सकती है। हमारी मंशा साफ थी, हमेशा मंशा साफ रहेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जेडीयू जैसी सफाई कुछ और दलों ने भी दी है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उसे 10 करोड़ 84 लाख रुपए चंदे में से 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड पोस्ट से मिले हैं, जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी बताया है कि उसे भी अधिकतर दानदाताओं के नाम नहीं मालूम है, क्योंकि कोई बॉन्ड पार्टी के दफ्तर में छोड़ गया तो किसी ने ड्रॉप बॉक्स में बॉन्ड डाल दिए। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अधिकतर दल इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उन्हें चंदा किसने दिया। तृणमूल ने कहा है कि उसके ड्रॉप बॉक्स में कोई करोड़ों के बॉन्ड डालकर गया, तो समाजवादी पार्टी के मुताबिक उसे पोस्ट के जरिए बॉन्ड मिले हैं। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल यह है कि चुनावी चंदे की जानकारी देने से क्यों हिचक रही हैं सियासी पार्टियां? चुनावी चंदे की सही जानकारी देने में सियासी दल कतरा रहे हैं। जानकारी देने की जगह वो चुनावी चंदे को लेकर अजीबोगरीब तर्क भी दे रहे हैं। देश में चुनाव की गहमागहमी तेज है। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। एक तरफ जहां चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सख्त है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किए एसबीआई की तरफ से आंकड़ों के मुताबिक किस दल को कितना चंदा मिला ये तो पता चला है, लेकिन सियासी दल इस बात की जानकारी देने से हिचक रहे हैं कि किससे उनको कितना धन मिला। पूरी सत्ता का दुरुपयोग किया इन्होंने। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। ये चंदा और कहां से इन्होंने लिया, आप पूरे देश के लोग हैरान हैं। सबके आंखों के ऊपर से पर्दा हटने वाला है। ये आखिर ये 10 साल में हो क्या रहा था देश के अंदर? ये इतनी तानाशाही क्यों हो रही है? इतना दहशत क्यों क्रिएट किया जा रहा? इतना विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का क्यों साजिश की जा रही है? वो सारा सच उस लिस्ट के आते ही सामने आ जाए। इस मामले पर कुछ दलों ने तो पूरी जानकारी सौंपी है, जिसमें कहां से कितने रुपए के बॉन्ड दिए और उन्हें कब भुनाया गया जैसी जानकारी शामिल है। जबकि कई दलों ने सिर्फ ये बताया कि किस बॉन्ड से उन्हें कितने रुपए मिले हैं। एआईएडीएमके, डीएमके और जनता दल ने बताया कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जैसी अपेक्षाकृत छोटी पार्टियों ने ये बताया है कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिला वो कहां से मिला। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 तक चंदा देने वालों का ही ब्यौरा दिया है और नवंबर 2023 तक इन दलों ने अपडेटेड जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी, तो उसमें चंदा देने वालों की जानकारी नहीं दी। इनके अलावा अधिकतर पार्टियों ने चंदा देने वालों के बारे में जानकारी नहीं दी है। टीएमसी का कहना था कि ये बॉन्ड उसके ऑफिस के पते पर भेजे गए। पार्टी का समर्थन करने वालों ने गोपनीय रहने की इच्छा से किसी और के जरिए भेजे थे। दरअसल सितंबर 2023 तक ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस जानकारी के मुताबिक बीजेपी को कुल बॉन्ड की राशि का 47% हिस्सा मिला है। ये आंकड़ा होता है 6061 करोड़। बॉन्ड से रकम हासिल करने वाली दूसरी बड़ी पार्टी है टीएमसी, जिसे 12.6% हिस्सा मिला है, यानी पार्टी को 1610 करोड़ रुपए मिले हैं।
तीसरा नंबर कांग्रेस का है, जिसके खाते में 11% रकम है, मतलब 1422 करोड़ पार्टी को मिले हैं। वहीं केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को 9.5% यानी 1215 करोड़ मिले हैं। 5वें नंबर पर बीजू जनता दल है, जिसका हिस्सा 6% है। पार्टी ने बॉन्ड के जरिए 776 करोड़ हासिल किए हैं। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक फैसले सुप्रीम कोर्ट ले रही है या निर्देश दे रही है, वो आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस सदी का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से सरकारी मिशनरियों का इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला गया है, वो सामने आएगा। जो कोशिश कर रहा है उसमें तो वो विफल हो चुका है। अब तो सबके सामने सतह पर बातें आ चुकी है कि बॉन्ड स्वाभाविक रूप से कितने दलों को गई। बॉन्ड की खरीद और चुनावी चंदे का ये आंकड़ा 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच का है। एसबीआई ने जो जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी, उसके आधार पर पता चलता है कि कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड को भुनाया गया। अभी और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार एसबीआई को फटकार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इलेक्टोरल बॉन्ड से ये तो पता चला है कि राजनीतिक दलों को कानूनी रूप से कितना चुनावी चंदा मिला, लेकिन किन परिस्थितियों के जरिए और कितना मिला, वो राजनीतिक पार्टियां खुलकर सही बताने को तैयार नहीं है। और आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदे में कितनी पारदर्शिता आई, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी संजू शर्मा। चुनावी चंदे में पारदर्शिता के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम तो लाई गई, लेकिन इसमें भी पर्देदारी तो रही। ये पर्दा कमबख्त कहीं भी लगा लो, उठने से पहले तमाशे जरूर करता है। और यहाँ कई कॉरपोरेट घराने तो ऐसे भी थे जिन्होंने चंदा तो खुल कर दिया, लेकिन अब नाम आने पर वो संकोच कर रहे हैं ये बताने में, और उनका कहना है कि पर्देदारी रहे तो बढ़िया है। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारे पर्दे गिर रहे हैं, और जैसे जैसे पर्दे गिर रहे हैं वैसे वैसे नकाबों के पीछे से चेहरे भी सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनावी चंदे को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। और जिस तरह से चंदे को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उससे इस बात की पूरी संभावना है कि चुनावी मौसम में चंदे का मामला सियासी मंचों से जरूर गूंजेगा। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। चुनावी चंदा क्या चुनाव में बनेगा सियासी फंदा, इसके बारे में बता रहे हैं संजय शर्मा। यानी सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, इधर आम चुनावों की घोषणा हुई और इधर सियासी चंदे का फंदा राजनीतिक पार्टियों के गले में कसा। कई राजनीतिक पार्टियां ये खुलासा करने को तैयार नहीं उन्हें किसने कितना पैसा कब चंदे के रूप में दिया है। पहले का जमाना अलग था जब कैश में ही सारी चीजें मिलती थी, लेकिन अब पारदर्शिता के नाम पर जो पर्दा लगा वो पर्दा गिर रहा है, और वो भी ऐसे समय पर जब सभी राजनीतिक पार्टियों को आम जनता की अदालत में जाना है, यानी आम चुनाव बिल्कुल सिर पर आए हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदे का फंदा कितना कसता है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।